हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है माइटोसिस। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताए थे और उसको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बताया था कि जो माइटोटिक फेज़ है इसको हम माइटोसिस कहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसकी तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्ड जो माइटोसिस है ना, इसके मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या है। हमारे पास ना माइटोसिस वर्ड एक ग्रीक वर्ड माइटोस से इवॉल्व है, जिसका मतलब होता है थ्रेड, धागे। ठीक है। और इसका मतलब होता है सेम, ऐसा प्रोसेस जिसमें धागे सेम रहें उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और यहाँ पे हम धागे या थ्रेड किसको कह रहे हैं? क्रोमोसोम को। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बना के दूँ कि जी मेरे पास ना ये एक सेल है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। जब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद इसमें दो सेल बनेंगे, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम रहें, मीन के दोनों सेल जो हैं हैव अ सेम, इसको हम कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल्स हैव अ सेम क्रोमोसोम कंपेयर टू पेरेंट सेल। अगर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में देखें तो क्रोमोसोम सेम रहें तो उसको कहते हैं माइटोसिस। और स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर मेरे जहन में आता था, फिर मुझे उसका आंसर भी मिला कि जब भी नया सेल्स बनता है उसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, हम उसको सन सेल क्यों नहीं कहते? मतलब कि नया सेल बना, हम उसको सन सेल भी तो कह सकते हैं, हम डॉटर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा डॉटर, फीमेल, गर्ल से अगली नस्ल चलती है। ये जो सेल बनेगा डॉटर से अगले सेल बनेंगे, तो अगली नस्ल चलने की वजह से हम इसको डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँ कि मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये वाला, और आपको पता है कि एस फेज से जब ये गुजरा था तो इसके ऊपर क्रोमाटिड्स बन गए थे। यहाँ भी हमने सिस्टर क्रोमाटिड्स कहा था, हमने सन क्रोमाटिड्स नहीं था कहा, सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्योंकि आपको पता है कि अगली जो जनरेशन है वो चलनी ही सिस्टर से, डॉटर से, फीमेल से, खातून से, गर्ल से। ठीक है। तो आप इसको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। और एक चीज़ और देखें, ये मेरे पास ना एक फॉर एग्जांपल मदर है, लेट्स सपोज ये मदर है, इसका ये सन है। तो आपको पता है मदर और सन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, एक माँ और एक बेटे के अंदर कुछ आर्गन का चेंज आ जाता है, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर क्रोमोसोम का चेंज आ जाता है। लेकिन मदर और जो डॉटर है वो तकरीबन 100% सेम है। इसी तरह हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, जब ये अपना बेबी बनाता है तो इसको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं कि दोनों ही एक जैसे हैं, 100%, इनमें चेंज नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे पास ना माइटोसिस को हमने डिस्कस किया था। माइटोसिस को मैंने बताया कि ये माइटोज, थ्रेड, मीन के क्रोमोसोम से। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्रोमोसोम किसने देखे, तो मेरे ख्याल में आपने जिन्होंने 20 चैप्टर पढ़ा है वो तमाम स्टूडेंट जानते हैं, जिन्होंने ये लेक्चर लिया होगा, कि वहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था वाल्टर फ्लेमिंग। और अब ये हमारे चैप्टर 20 का पहला लेक्चर था। इसके बारे में आप फर्दर क्रोमोसोम की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूशंस देखना है तो चैप्टर 20 का जो है लेक्चर नंबर 1 देखें। ठीक है जी। उसके बाद इसने एनिमल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम जो है डिस्कवर्ड किए। इसी तरह हमारे पास एक साइंटिस्ट था स्ट्रासबर्गर। वो जो स्ट्रासबर्गर था उसने प्लांट्स के अंदर जो है वो क्रोमोसोम और क्रोमोसोम की डिविजन्स को स्टडी किया। क्योंकि हमने जो माइटोसिस पढ़नी है हमने दोनों के अंदर पढ़नी है। आपका ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें आप देखें, उसमें पहली दूसरी लाइन में प्लांट्स के बारे में भी होगा और प्लांट्स के साथ एनिमल्स की बॉडी के बारे में भी होगा कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो भी डिवीजन और क्रोमोसोम और सारा हम देखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना जब हम माइटोसिस को देखें तो हम माइटोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या है?
कि मेरे पास ना ये अगर एक सेल है, ये जो सेल है इस सेल से बनने हैं दो सेल। फॉर एग्जांपल आगे मैं वैसे इसकी डिटेल सारी मैंने पढ़ानी है आपको, लेकिन जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इससे जब दो बनने हैं तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसके 4 स्टेप हैं, वो चारों होंगे तो फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये नहीं है कि ऐसे पड़ा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो बन गए, नो ऐसा नहीं है। या साइंटिस्ट सोया हुआ था, सो के जो ही वो उठा तो उसने कहा जी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस के 2 पार्ट के। नहीं, उन लोगों ने काम किया है, वो लोग लैब्स में जाते हैं, वो वर्क करते हैं, वो लोग कमचोर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ना नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि अब ये जो वाइट कलर का मटेरियल है ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। अगले स्टेप में यहाँ के सेंटर में सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल से हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2 सेल्स जो हैं वो बन गए हैं। पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, अब इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है। तो जो न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो उसको हमने कहा कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ उसको हमने कहा साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस को, कि न्यूक्लियस डिवाइड कैसे करता है, ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन कैसे होती है, इसकी क्या वजह है, ठीक है जी। लें जी, मेरे पास ये एक सेल है, सेल नंबर 1 कह सकते हैं, फिगर नंबर 1, या जो भी आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह आप इजी समझे। ये सेल है, इस सेल के बाहर ये है जी सेल मेम्ब्रेन, और ये जो वाइट कलर का मटेरियल नजर आ रहा है ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। जो स्टूडेंट पहले डायरेक्ट ये माइटोसिस पढ़ रहा है ना, मैं वैसे उसको रेफर करूंगा कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 खुद पढ़े। अगर नहीं पढ़ सकता तो मैंने उसके पूरे चैप्टर के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और तमाम टर्म्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो रेड कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन। अक्सर हम कहते हैं कि क्रोमाटिन, अक्सर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं होते। वो क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमाटिन फॉर्म में होते हैं। वो प्योर क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होते। वो क्रोमोसोम कब बनेगा ये भी मैं बताता हूं कि वो कब बनता है, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास जी एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या करेगा कि क्रोमाटिन्स है, और क्रोमाटिन्स के साथ साथ इसके अंदर ना कुछ न्यूक्लियस के अंदर डार्क पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। अब वो जो बहुत से न्यूक्लियोलस जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। बहुत से न्यूक्लियोलस जब इकट्ठे होंगे तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलाई, और बहुत से न्यूक्लियस जब इकट्ठे होंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। डिफरेंस याद रखना है न्यूक्लियोलाई में और न्यूक्लियाई में, कि न्यूक्लियस सिंगुलर है, प्लूरल है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस सिंगुलर है, प्लूरल है न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर है जी न्यूक्लियोलस। अब ना इसके ऊपर होता है सेंट्रियोल्स। ये हम कहते हैं जी न्यूक्लियस के राइट एंगल पे है। कुछ बुक्स में इस साइड पे बनाया हुआ है, कुछ में इस साइड पे बनाया हुआ है, तो मैं इसको टॉप पे बना लेता हूँ राइट एंगल पे। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है मैं राइट एंगल इसको ये समझता हूँ, ठीक है। आप इसको जिधर मर्जी बना ले, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको टॉप पे बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आपको पता है कि ले जी चले मैं आपसे पूछता हूँ कि माइटोसिस स्टार्ट होनी है, सेंट्रियोल की कॉपी बनेगी, बताएं सेल साइकिल में किस स्टेज पे बनती है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था G2 फेज के अंदर, क्योंकि माइटोसिस के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसकी डिवीजन कहाँ पे होगी? G2 फेज के अंदर। G2 फेज में ना स्टूडेंट इस सेंट्रियोल्स की बन जाएगी कॉपी, और बनने के बाद ये एक ही बॉडी के अंदर पैक रहेगा, जिस बॉडी को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। ये एक ही बॉडी में पैक रहेगा। अभी हमारी माइटोसिस स्टार्ट नहीं हुई, अभी कैरियोकाइनेसिस के लिए वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हो रही हैं, वो चीज़ें चाहिए उसको।
ठीक है। जब इसकी कॉपी बन जाएगी, कॉपी बनने के बाद माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना लगा है। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि अभी माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है, तो या माइटोसिस का प्रोसेस कौन स्टार्ट करवाएगा। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा कि जब भी हमारे पास माइटोसिस होनी है तो सेल के अंदर या इन्वायरमेंटल फैक्टर या आपकी बॉडी में केमिकल फैक्टर, इसके अलावा बॉडी में फिजिकल फैक्टर, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, ये सारे फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं और आपका सेल डिवाइड हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक बच्चा छोटा है, अगर उसको प्रॉपर फूड ना मिले तो वो कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा तो सही, लेकिन एक अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है। एक बच्चा है, अगर वो हार्ड एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी जो बॉडी है वो इतनी ग्रो नहीं करेगी। अगर वो हार्ड एक्सरसाइज करता है तो ये इसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं और सेल को डिवाइड होने में मजबूर कर रहे हैं कि बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, बॉडी में मसल्स का साइज बढ़े। ठीक है। तो हमारे पास फिर ये जो सेल है इसमें ये डिफरेंट फैक्टर पार्टिसिपेट करेंगे। करने के बाद क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल है ना, एक जो है वो एक साइड पे मूव करेगा, दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे मूव करेगा। जो ही ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो अंदर जिसको हमने क्रोमाटन मटेरियल कहा था वो भी कॉन्डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो अनकॉन्डेंस है, अभी ये लूज है, आप इसको अभी देख नहीं सकते। ठीक है। जब ये कॉन्डेंस होना स्टार्ट होगा, उधर से सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। एक स्टेज आएगी कि सेंट्रियोल जो है वो पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल के ऊपर, और अपोजिट पोल पे जो ही पहुंचेंगे तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये देखें, थोड़ी सी टूटनी स्टार्ट हो गई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। जो ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट होगी, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे तो ये सेंट्रियोल ना वहां पे कुछ फाइबर रिलीज करेंगे। 3 तरह के फाइबर रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं ना उनको हम बोलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जी, जो सबसे छोटे हैं उनको क्या बोलेंगे? एस्टर या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको हम कहते हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद जो दूसरे हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये पहले हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये जो एस्ट्रल मैंने बताए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा है ना, वो ये है कि ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, एस्टर बेसिकली मतलब होता है वायर का या तार को हम कहते हैं एस्टर। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ज़्यादातर यूज वायर। ठीक है जी। लेकिन कुछ में मैंने इसको देखा है कि ये इसका होता है फ्लावर लाइक, किसी जगह पे मैंने पढ़ा है कि ये होता है स्टार लाइक। स्टार होता है तारा, मतलब कि अगर आप इसको दूर से देखें तो ये ऐसे स्टार की तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है। तो अब जो है आप जितनी मैंने बातें बताई, आप कोई भी इसको जो है कंपेयर कर लें। वैसे वायर, तार अगर आप कहें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब ये जो रिलीज हुए ना यहाँ पे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं कि सेंट्रियोल्स को अटैच कर देंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ। समझ आ गई है? अब ये जो सेंट्रियोल है ना, इसके बाद ये क्या करेंगे, कुछ सुने मैं प्रोफेज की बात कर रहा हूं। ये एक और चीज, ये जो हमारे पास सेंट्रियोल जब अपोजिट पोल पे मूव करने स्टार्ट हुए, ये साइडों से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूटनी स्टार्ट हुई, तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेज 1। क्या बोलते हैं? प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 के बाद अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेज 2 की। तो प्रोफेज 2 में ये तकरीबन ये टूट जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, जो न्यूक्लियोलाई हैं वो भी डिसअपीयर हो गए। होने के बाद ये सारे का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो जेल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये सेल के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है। जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि साइटोप्लाज्म आर मोर विस्कस। साइटोप्लाज्म जो है वो विस्कस हो जाता है
उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारे पास क्रोमोसोम थे, आपको पता है स्टूडेंट कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम जो हैं वो सारे के सारे कॉन्डेंस हो जाते हैं और हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और नज़र हमें किसके ज़रिए आएंगे? वो आएंगे हिस्टोलॉजिकल स्टेन के ज़रिए। ये अभी भी हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तक कि बहुत से साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखने के लिए पहले इसको कलर करना है, डाई करना है। इसको आपने हिस्टोलॉजिकल स्टेन यूज़ करते हैं। अब ये जो हिस्टोलॉजिकल स्टेन है ये क्या है? हिस्टोलॉजी आपने पढ़ा है कि टिश्यू की स्टडी है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट पेज पे। और टिश्यू क्या होते हैं? धागे। यहां पे भी जो स्पेंडल फाइबर जो है या क्रोमोसोम क्या है? धागे, थ्रेड हैं, माइटोज हैं। ये कुछ स्टेन है जो धागों को देखने के लिए यूज होती है, इसलिए इसको हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन कहते हैं। एक का मैं आपको, जिस तरह हीमाटोजाइलिन, हम ये बीएससी में बच्चों को पढ़ाते हैं हीमाटोजाइलिन। उसके अलावा इयोसिन, ये कुछ स्टेन हैं जो स्टेन हम यूज करते हैं क्रोमोसोम को देखने के लिए। पहले क्रोमोसोम को डाई किया, डाई करने के बाद फिर हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है जी। तो मैंने एक यहां पे बता दिया एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल के बाद कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो बड़े होंगे और वह क्या करेंगे कि अपोजिट पोल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जाकर इंटरडिजिटेट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरे कौन से हैं? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसको देखने के बाद ना जो तीसरे हैं वो जब सेंट्रियोल से निकलेंगे तो वो जाकर क्रोमोसोम की क्रोमोसोम की काइनेटोकोर प्रोटीन पे अटैच हो जाएंगे। क्योंकि आपने इसी चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब भी आप क्रोमोसोम इससे पिछले चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी आप क्रोमोसोम को देखें, क्रोमोसोम के सेंटर में ये सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। सेल जब डिवाइड करता है तो साइडों पे जो स्पेंडल फाइबर आते हैं वो इसके ऊपर आकर काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर अटैच होते हैं और इसको अपोजिट साइड पे खींचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब सेल डिवाइड करता है ना स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सेल है, ये एक सेल था, इसमें 46 क्रोमोसोम थे। जब इससे दो डॉटर सेल बने तो दोनों में 46 क्रोमोसोम आए। इसका मतलब है डिवीजन से पहले 46 क्रोमोसोम ने अपनी कॉपीज बनाई, आधी कॉपीज इधर भेज दी, आधी इधर भेज दी। तो मैं आपको समझाने के लिए ज़रा बता दूं कि मेरे पास ना फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्रोमोसोम हैं। अगर जब सेल डिवाइड करेगा, अगर दोनों में 2-2 आ जाएं तो हैरानगी की बात है कि ये 2 कहाँ से आ गए। तो इसका क्या होता है कि ये अपने ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम तो 2 ही हैं, लेकिन एक कॉपी इधर, एक इधर, एक कॉपी इधर, एक कॉपी इधर। ठीक है। कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होके 2 सेल बनते हैं, दोनों में 46 तो डिवीजन से पहले यहाँ पे 46 क्रोमोसोम डिवाइड होके 92 बन जाते हैं। ये कभी कंफ्यूज नहीं होना कि 92 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, ऐसा नहीं है। हर क्रोमोसोम एक है, सिर्फ वो अपने ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड्स बना लेता है। अब वो उससे जो है वो 2 कॉपीज बन जाती हैं, मतलब सेग्रीगेट हो जाती हैं। समझ आ रही है? तो ये हमारे समझ आ रही है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे था। इसका मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ पे तमाम क्रोमोसोम ने जो है वो अपने ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड्स बना ली हैं। ठीक है। ये मैंने आपको प्रोफेज के बारे में बताया है। प्रोफेज में इस तरह का होता है। अब प्रोफेज में ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जब हमने हिस्टोलॉजिकल स्टेन यूज़ की, हमने डिफरेंट टेक्निक यूज़ की, तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम का 0.25 से 50 माइक्रोमीटर जो है वो साइज नज़र आया हिस्टोलॉजिकल स्टेन यूज़ करने के बाद, जब हमने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। क्योंकि दूसरी माइक्रोस्कोप में इसको देखना ज़रा मुश्किल है। और ये पूरा एक लेक्चर मैंने दिया था वाल्डर फ्लेमिंग का सलेमेंडर लार्वी के ऊपर, जब उसने डिवाइड करते हुए क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। ये स्टूडेंट आपके बिल्कुल मॉडर्न चैप्टर में आपको बायो के पढ़ा रहा हूँ, जो बायो के बिल्कुल मॉडर्न हैं। ये जेनेटिक्स, मोलेकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी मॉडर्न बायोलॉजी है। ठीक है। इसलिए मैंने ये स्टार्ट की हुई है कि ताकि आपके पास टाइम भी है और आप इसको सोचें, घर में पढ़ें, इसको सीखें, इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी। अब देखें,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफेज जी। ये है जी अर्ली प्रोफेज और ये है लेट प्रोफेज। प्रो का मतलब होता ही बिफोर है। प्रो का क्या मतलब है? बिफोर। फेज का क्या मतलब है? कोई ड्यूरेशन, कोई स्टेज, फेज, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन से पहले मतलब जो हमारे पास फेज है, उसके बाद है मेटाफेज। मेटा का क्या मतलब होता है? मेटा वर्ड माइटाटिक से निकला है, माइटाटिक अपरेटस। देखें जी जरा स्टूडेंट, मेरे पास ना ये सेंट्रियोल्स यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, सेंटर में 3 क्रोमोसोम की हम बात करने लगे, 1 2 3, क्योंकि 46 यहाँ पे बनाने पॉसिबल नहीं है। हर एक ने अपने ऊपर जो है वो बना ली कॉपी, जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल थी, ये एस्ट्रल के बाद जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स थी वो ये, और पोलर के बाद कुछ वो थी जो काइनेटोकोर प्रोटीन पे जाके अटैच हो गई, जिसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, अगर आप इसकी कंपोजिशन पढ़ें। और अगर आप कहें कि सर हमें अभी ये स्पाइनल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल्स, ये सारी हमने अभी फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको जानने के लिए आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में साइटोस्केलेटन वाला चैप्टर है, उसको जाके पढ़ें। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल, एंड एक और कौन सी थी, एक और थी जो आपने जो है वहाँ पे पढ़ी है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, शायद ये थी, ठीक है। उसको पढ़े, उनकी कंपोजिशन देखें। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो चीज़ें, अब देखें ये जो मेटाफेज है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम इर्रेगुलरली अरेंज थे, यहाँ पे एक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं, बिल्कुल अलाइन हो गए हैं, तरतीब में आ गए हैं। एक्विटोरियल प्लेट इक्वेटर से निकली है। इक्वेटर को अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको पता है कि अर्थ जो है, अगर आप राउंड कहें तो उसके सेंटर में एक लाइन है जिसको एक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर रही हो, इक्वेटर से गुजर रही हो, उसको हम कहते हैं एक्वेटोरियल प्लेट। एक साइड पे नॉर्थ पोल और एक साइड पे साउथ पोल है। यहाँ पे तमाम की तमाम प्लेट इक्वेटर पे अरेंज हो चुकी हैं, इसको एक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और इसको हम माइटाटिक अपरेटस भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने 2 स्टेजेस पढ़नी है, एनाफेज और टेलोफेज, और इससे पहले मैंने प्रोफेज पढ़ाई। लेकिन स्टूडेंट जो अपरेटस माइटासिस में बना है ना मेन, जिसको माइटाटिक अपरेटस कहते हैं, वो बनता ही मेटाफेज के अंदर है। तमाम क्रोमोसोम, फाइबर्स, हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही होती है। और इस पे एक प्रैक्टिकल भी मैं परफॉर्म करवाता हूँ बच्चों को, और इंशाल्लाह जब हमारे कॉलेजेस ओपन होंगे तो वो प्रैक्टिकल बाकायदा परफॉर्म किया जाएगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि जो अलम सीपा है ना, हमारे पास प्याज जो है, उसको हम नीचे बीकर लेके, बीकर के अंदर उसको रख देते हैं, उसके नीचे से रूट्स निकलती हैं। और आपको पता है रूट की जो टिप होती है वहाँ पे डिवीजन ज़्यादा हो रही है। डिवीजन कौन सी होती है? माइटोसिस। उन टिप्स की क्रॉस सेक्शंस लेके काट के उनको डिफरेंट स्टेन यूज़ करके माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकते हैं। वो भी प्रैक्टिकल इसी आपको चैनल पे मिलेगा, यहाँ पे ही हम जो है उसको अपलोड करेंगे। तो अभी जस्ट आप ये देखें, ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है बन गई हैं, प्रोफेज, अर्ली, लेट एंड मेटाफेज। तो इसके बाद मेरे पास 2 स्टेजेस हैं, एनाफेज और टेलोफेज। उन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास जो है कैरियोकाइनेसिस, अभी न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, एनाफेज और टेलोफेज क्या है। हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जो कोई चीज़ इसमें से मैं कोशिश करूँगा कोई रह गया तो वो नेक्स्ट बता दूँ। बाकी कोशिश मैंने की है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएँ। तो हम अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।